Welcome to another lecture on NCERT CBSE इंडियन economy। आप जानते हैं कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं और इसके ऊपर आज हमारा 12th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि इंडिया की जो इकॉनमी है और ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है 1991 के रिफॉर्म से पहले इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रीजंस फॉर अंडर परफॉर्मेंस, यानी कि जो अंडर परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी उसके जो रीजंस थे वो कौन से थे, और उसके ऊपर हमारे 2 सेशन होने वाले हैं, 2 लेक्चर्स होने वाले हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इट वाज बिकॉज ऑफ पॉलिसी फेलियर, यानी कि जो यहाँ पर पॉलिसी बनाई गई वो सही पॉलिसी नहीं थी, जिसकी वजह से 1947 या 1950 से 1990 तक इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या फिर इंडियन इकॉनमी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो पहले देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि फ्रॉम 1950 टू 1990 जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट थी 5.37। ओके, तो ये एक ज़बरदस्त ग्रोथ रेट नहीं है, ये एक मॉडेस्ट ग्रोथ रेट है। और इंडियन इकॉनमी की जो ग्रोथ रेट थी इट वाज 4.01%, यानी कि 4% इसकी ग्रोथ रेट थी। तो ये दोनों पैरामीटर्स हमें यही बताते हैं कि इंडिया की इकॉनमी ने इस दौरान में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब इस बैड परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस के जो है रीजंस जो थे उनको हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक है पॉलिसी फेलियर, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पॉलिसी फेलियर में आप जो है 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे और ये फीचर्स थे किसके, इंडस्ट्रियल सेक्टर के, यानी कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पे बनाया गया उसके जो फीचर्स बने बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, तो उन फीचर्स की वजह से, उन खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो पहला जो इसका फीचर था जिसने इसको ख़राब किया या इसमें कमज़ोरी लाई वो था प्रीडोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, दूसरा था लाइसेंस परमिट राज, तीसरा था प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन और चौथा था लिमिट्स ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 चीज़ें, इनको हमने मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस किया हुआ है। आई होप कि आपने वो लेक्चर्स सुने होंगे, तो इनको हम ज़्यादा तफसील के साथ डिस्कस नहीं करेंगे कि इनका मतलब क्या है। थोड़ा हम हिंट देंगे बिगिनिंग में, बाद में हम इनकी वजह से खराबी जो हुई यहाँ पे इकॉनमी में उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब ये क्या हुआ प्रीडोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर? तो पब्लिक सेक्टर हुआ पब्लिक कंपनीज, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनीज, गवर्नमेंट की फर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फर्म्स जो थी वो गवर्नमेंट की थी, यानी ज़्यादातर फर्म्स जो थी, कंपनीज जो इंडियन इकॉनमी में थी, जो इंडस्ट्रीज रन कर रही थी, वो किसकी थी? वो गवर्नमेंट की थी, वो पब्लिक की थी। पब्लिक सेक्टर उसी को कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को। तो अब इससे क्या हुआ? अगर गवर्नमेंट की फर्म्स हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, तो इससे कौन सी खराबी हुई? तो उन खराबियों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली जो इससे खराबी हुई वो ये थी कि देयर वाज लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव। देखिए, जब आप कोई फर्म एस्टैब्लिश करते हैं एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल, तो आपका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना और आप फिर उसी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये जो फर्म्स एस्टैब्लिश हुई, इनका अगरचे प्रॉफिट एक मकसद था, लेकिन इनका बुनियादी मकसद प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जब आपकी अपनी कंपनी होती है, अपनी फर्म होती है, तो वहाँ पे जो है आपका मोटिव अब प्रॉफिट है, तो आप उस मोटिव के पीछे लगेंगे, उस एम के पीछे लगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ऑफिसर्स काम कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। अब अगर यहाँ पे समझो कि कोई घाटा हो रहा है और ऑफिसर को फिर भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से जो है तनख्वाह मिल रहा है, तो फिर तो ये उतना बड़ा मसला है ही नहीं। अगर प्राइवेट कंपनी में घाटा हो रहा है तो फिर तो लोगों को पैसे भी नहीं मिलेंगे, वो तो लोगों को बाहर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा मसला था ही नहीं। प्रॉफिट अगर नहीं भी हम कमा रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिट नहीं भी कमा रही है, लेकिन लोगों को फिर भी पब्लिक ट्रेजरी से, गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह मिल रही है, तो उससे क्या हुआ कि उससे फिर ओवरसली नुकसान होगा। तो जब प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है कंपनीज में, तो फिर इससे क्या होती है, इससे ग्रोथ खत्म हो जाती है उनकी, वो खराब हो जाती है। तो ये तो एक था।
दूसरा जो इसमें इशू था वो था लैक ऑफ ऑटोनॉमी। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी के, गवर्नमेंट ने आपको ऑफिसर बनाया, ठीक है, आप वहाँ पे ऑफिसर काम कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इस कंपनी का भला हो, अच्छा काम हो यहाँ पे, और उसके लिए आपको लगता है कि मुझे ये डिसीजंस लेने हैं। अब चूंकि आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, आप खुद से काफ़ी सारे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट की और फिर पॉलिटिशियंस की अप्रूवल चाहिए। तो वो आपको अप्रूवल दे नहीं दे तो ये तो फिर बड़ा हेक्टिक मसला बन जाएगा। तो अगर आपकी अपनी कंपनी होती तो आप तो एकदम से फैसले लेते। यहाँ पे चूंकि आपको अपनी कंपनी आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की है, आपको पहले ऊपर जो आपके ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको कन्विंस करना है, तो फिर उसकी वजह से क्या है, फिर काम नहीं हो पा रहा था। तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी, जो आज़ादी होती है फैसले करने की, वो यहाँ पे नहीं थी। तो इसकी वजह से फिर ऑफिसर लोग भी जो चाहते भी थे काम अच्छा हो, वो नहीं कर पाते थे। तीसरा जो यहाँ पे इशू था वो था पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। अभी आप किसी कंपनी में आप ऑफिसर है, तो वो कंपनी में जो है आप चाहते हैं मुख्तलिफ चीज़ें हो, ये बड़े डिसिप्लिन के साथ रन करे, लेकिन जो लोकल पॉलिटिशियंस है या जो आपके ऑफिसर्स हैं वो आपको आपके मसाइल में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मुदाखलत करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके आपके एक कंपनी है, वहाँ पे आप कोई चीज़ बेच रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस बंदे को दें जो सबसे ज़्यादा हमें प्राइस देगा या प्रॉफिट देगा, लेकिन पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट आपको बता रहे हैं किसी और बंदे को दे दो, तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो जब पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स इंटरफेयर करेंगे कंपनी के रोज़मर्रा डे टू डे यानी कि रनिंग में, तो एट दैट टाइम फिर मसाइल हो जाते हैं और कंपनी अच्छा काम नहीं कर पाती है। इसी तरह फिर यहाँ पे करप्शन भी हो रही थी। लोग जो है जब गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 to 4 अगर ड्यूटी जाना है तो वो बीच में भाग जाएंगे, वो फिर जो है कंपनी में अच्छे दिल से काम नहीं करेंगे, या वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको वो गवर्नमेंट के बगैर सेल करें या कोई और चीज़ें करें या ऑफिसर्स रिश्वत लें, बाकी सब चीज़ें। तो फिर करप्शन जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, और जब करप्शन हो जाता है किसी भी कंपनी में तो फिर वहाँ पे घाटा होना समझो कि लाजमी बन जाता है। इसी तरह और एक चीज़ यहाँ पे मसला हो जाता था, गवर्नमेंट फर्म्स की हम बात कर रहे हैं, वो है कि वहाँ पे कंपटीशन था ही नहीं। एक इलाके में फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक फर्म इस्टेब्लिश की और फिर इस एरिया में किसी और फर्म को ऑपरेट करने के लिए परमिशन है ही नहीं, वो इजाज़त ही नहीं है। तो अब ये तो सिंगल फर्म रह गई, इसको तो मोनोपोली मिल गई। जब अब मोनोपोली है, कंपटीशन कुछ है ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है जब दो कंपनीज होती है उनके दरमियान कंपटीशन होता है, वो मेहनत करते हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उससे तरक्की हो जाती है। फिर इस कंपनी की भी तरक्की रुक जाती है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। तो ये एक मसला बन जाता था। और एक चीज़ जो है पब्लिक सेक्टर में इशू जो बन गया वो था लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अभी फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर आ गया 6 महीनों के लिए, फिर दूसरा ऑफिसर आ गया 12 महीनों के लिए, फिर 2 साल के लिए कोई तीसरा ऑफिसर आ गया, फिर चौथा आ गया कोई 6 महीनों के लिए और एक ऑफिसर। तो अब आप किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे अगर ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है? इसी तरह अगर अंदर कोई बंदा खराबी कर रहा है तो उसको पॉलिटिशियंस बचाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स बचाएंगे, बाकी सब लोग बचाएंगे, तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी होगी ही नहीं। जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी? जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? तो किसी को भी नहीं जिम्मेदार आप ठहरा सकते। तो अगर कोई खराबी हो फिर आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, किसी को इसके लिए सज़ा नहीं दे सकते, तो दैट टाइम तो फिर सिस्टम काम अच्छा नहीं करेगा। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है, इसलिए ये सब चीज़ों की वजह से ये इनएफिशिएंट बन गया। यहाँ पे ग्रोथ फिर ख़त्म हो गई, जो तरक्की थी वो पॉसिबल ही नहीं फिर बनी। तो इसलिए इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर, चूँकि काफ़ी सारी फर्म जो थी वो गवर्नमेंट की ही फर्म्स थी, जब अब गवर्नमेंट की फर्म्स अच्छा काम नहीं कर रही है तो ओवरऑल इंडस्ट्री भी अच्छा काम नहीं करेगी और इकॉनमी भी फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। सो दिस इज़ वन। सेकंड है लाइसेंस राज। अब लाइसेंस राज का मतलब क्या है? अगर आपने कोई फर्म एस्टैब्लिश करनी है तो फिर आपने गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन हासिल करना है। जब भी आपको ये लाइसेंस देंगे तो तब जाके आप अपनी फर्म एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब उन दिनों ये मसला था कि ये लाइसेंस जो ये प्रोवाइड करते थे वो लिमिटेड होते थे। तो ऐसा नहीं था कि आज आप जाते हैं कोई भी फर्म एस्टैब्लिश करने के लिए तो आपको इजाज़त ऑटोमेटिकली मिलती है, ऐसा नहीं है। उन दिनों ये लाइसेंस लिमिटेड क्वांटिटी में या नंबर्स में
इशू हुआ करते थे, तो फिर क्या इसकी वजह से खराबी हो जाती थी। और कौन सी खराबियां हो जाती थी, अब यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली जो खराबी हो जाती थी वो थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती थी। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल 10 बंदे चाहते हैं एक फर्म, वो 10 अलग अलग फर्म्स एस्टैब्लिश करना, लेकिन 2 ही बंदों को परमिशन मिल रहा है, 2 ही बंदों को लाइसेंस मिल रही है, तो ये जो 8 बंदे इंडस्ट्रियलाइजेशन में सपोर्ट करते, काम करते, इंडिया को आगे ले जाते, तो वो तो बैठ गए, वो तो काम नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स कि इस लाइसेंस सिस्टम की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका डाउनफॉल हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई इसकी वजह से। तो जितना आपको जो है कम लोगों को परमिट करेंगे एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए, फर्म्स एस्टैब्लिश करने के लिए, तो उतना कम ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरा था डिलेज इसकी वजह से होते थे। देखिए, अभी आपने कोई फर्म एस्टैब्लिश करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाना है, फिर वहाँ काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती थी, और फिर ऑफिसर्स के अपने नखरे हुआ करते थे, फिर कोई और चीज़ें हो जाती थी, तो फिर इसमें काफ़ी सारे डिलेज हो जाते थे। कोई एस्टैब्लिश्ड फर्म भी अगर होती थी, तो उसको अगर कोई एक्सटेंशन करना होता था, कोई एक्सपेंशन करना होता था, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी होती थी, उसके लिए भी परमिशन उनको चाहिए होता था, तो वो फिर ऑफिस जाते, फिर इसमें डिलेज इसी तरीके के हो जाते। तो जब डिलेज होंगे ज़्यादा, तो फिर उस मुल्क में उतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती है। जिस मुल्क का सिस्टम क्विक होता है, परमिशन एकदम से सामने आ जाते हैं, तो फिर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इजीली हो जाती है। ठीक है, तो ये भी दूसरा वजह बन गई। और इसके पीछे कारण क्या था? लाइसेंस का जो सिस्टम था यहाँ पे। तीसरा था यहाँ पे इनएफिशिएंसी। अब आपने 2 को लाइसेंस दिया, 8 को लाइसेंस नहीं दिया, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि कंपटीशन 2 ही के दरमियान है, 10 के दरमियान नहीं है। तो जब कंपटीशन 2 ही के दरमियान होगा, तो दैट मीन्स कि कंपटीशन कम है, और जब कंपटीशन 10 के दरमियान होगा, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, जब कम कंपटीशन होगा, तो कम एफिशिएंसी होगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि अब आप अपनी फर्म में कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, नई चीज़ लाना चाहते हैं, तो आपको परमिशन पहले चाहिए, उसके लिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लग जाएंगे। तो दैट मीन्स आपका सिस्टम जो है जल्दी से इनोवेशन नहीं कर पाएगा, जल्दी से जो है नई नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो उन सब चीज़ों की वजह से इंडस्ट्री जो है वहाँ पे इनएफिशिएंसी हो जाती थी। प्राइवेट सेक्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो तो पहले पब्लिक सेक्टर की हमने बात की। ये लाइसेंस राज अप्लाई होता था प्राइवेट फर्म्स पे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे फिर करप्शन भी होता था। अभी आपको लाइसेंस हासिल करना है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस से हासिल करना है, तो आप जाएंगे और वहाँ पे रिश्वत देने की कोशिश करेंगे, और वो जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होंगे, उनको भी जब लगेगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ब्राइब लेने के चांसेस हैं, तो वो ले जाएंगे, वो फिर हो जाता है ऐसा। सो द पॉइंट हियर इज़ कि फिर इसकी वजह से करप्शन हो जाता था। अच्छा, ये भी हो जाता था, एक फर्म एस्टैब्लिश्ड फर्म है, वो चाहती थी कि बाकी फर्म्स मार्केट में ना आए, तो वो फिर ऑफिसर्स को बताएंगे हम आपको पैसे देंगे, नई फर्म्स को यहाँ पे मत आने दो। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक तो इंडस्ट्री खराब हो गई, दूसरा जो मसला हो गया वो ये था कि जो इकॉनमी में है करप्शन बढ़ गई इसकी वजह से। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिया, ठीक है। अब फॉरेन जो हम यहाँ पे चीज़ें बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, एसीज बनाते हैं, मोटर्स बनाते हैं, या खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, वो हम बाहर से भी ला सकते हैं, है कि नहीं? अब अगर हम यहाँ पे जब ये बॉर्डर पे पहुँचेंगे, इन पे टैक्स लगाएंगे ज़्यादा, जिनको हम टैरिफ्स कहते हैं, ठीक है, या कोटाज के ज़रिए से इनको कंट्रोल करेंगे, तो उससे क्या होता है? उससे ये चीज़ें बाहर से हमारी इकॉनमी में नहीं आ पाते हैं। सो बाहर वाली चीज़ें बाहर ही रुक जाती हैं, या ज़्यादा कम ही आ जाती है, ज़्यादा नहीं आ जाती है। अब जब बाहर वाली चीज़ें अंदर मुल्क में नहीं आएंगी, तो फिर अंदर वाली जो कंपनियां हैं, समझो कि उनको प्रोटेक्शन मिला, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिला, किसके ज़रिए से? टैरिफ्स के ज़रिए से, कोटा के ज़रिए से प्रोटेक्शन मिला। अब जब इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, और यही इंडिया में हो रहा था, टैरिफ्स बड़े लगाए गए थे, कोटा सिस्टम लगाया गया था, बाहर की कंपनीज़ को यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल करने की उतनी इजाज़त नहीं थी। अब ये जो फॉरेन कंपटीशन को यहाँ पे यानी कि रोक दिया गया, फॉरेन कंपटीशन से इंडियन फर्म्स को, तो ये अननेचुरल उनको प्रोटेक्शन होगी, यानी गैर ज़रूरी तौर पर आप किसी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उससे क्या होता है? उससे फिर ग्रोथ उसकी रुक जाती है।
ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कंपनियाँ थी ए बी सी, फिर बाहर की कंपनियाँ होती फॉर एग्जांपल डी ई एफ, तो वो ये प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पे बेचती, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे हमारी कंट्री के जो फर्म्स है उनके साथ compete करती। तो इस कंपटीशन के माहौल में क्या होता है कि हमारी ग्रोथ हो जाती, तरक्की हो जाती, हमारी कंपनीज भी जो है वो आगे बढ़ती। और जब चूंकि आपने टैरिफ्स लगाए तो इससे क्या हो, इससे यहाँ पे इनएफिशिएंसी बढ़ी। तो जो यहाँ पे कंपनीज ऑलरेडी थी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स हैं, उनको फिर ऐसा माहौल मिल गया जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल कम था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनएफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ गई। और जब इनएफिशिएंसी होती है तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाती है। तो जब इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होगी तो ओवरऑल इकॉनमी में भी ग्रोथ नहीं होगी। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन इंडिया। और फाइनली जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो है लिमिटेशंस ऑन एफडीआई। अभी एफडीआई क्या बला है? एफडीआई का मतलब है ये आपकी इकॉनमी है, ठीक है। अब बाहर से कोई कंपनी आना चाहती है, वो यहाँ पे अपना बिजनेस सेट करना चाहती है। एक तो हुआ कोई कंपनी बाहर की है और वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रही है, ठीक है, सेल करने के लिए। वैसी बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कंपनी खुद ही आ रही है और यहाँ पे अपना प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहती है, फर्म एस्टैब्लिश करना चाहती है। यानी बाहर के लोग अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फर्म्स एस्टैब्लिश करेंगे, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस चीज़ पे भी 1990 से पहले काफ़ी सारी लिमिटेशंस लगाई गई, पाबंदियाँ लगाई गई। इसकी वजह से बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे तो उसका असर इंडस्ट्री पे और इकॉनमी पे किस तरीके से नेगेटिव एक असर पड़ा, तो उसकी वजूहात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मसला ये हुआ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हुआ। देखिए फॉर एग्जांपल अगर बाहर से काफ़ी सारी कंपनीज आती और वो इंडिया की इकॉनमी में इन्वेस्ट करती तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाता, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, हम उतने कैपिटल वाले नहीं थे इंडिया के लोग। तो बाहर के लोग आ जाते, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते, तो कैपिटल यहाँ पे आ जाता, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाता। जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता यानी वो अपनी फर्म्स को यहाँ पे एस्टैब्लिश करते, तो दैट मेंट कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाती है और ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ यहाँ पे हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरा यहाँ पे जो चैलेंज पैदा हुआ वो था लो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखिए इंडस्ट्री में बस कुछ ही चीज़ें नहीं होती है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस पर हमने बात भी की कि जो क्लासिफिकेशन के ऊपर हमारा लेक्चर था, वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाती हैं। अब यहाँ पे इंडिया में हमारे लिमिटेशंस थे, हम ज़्यादा चीज़ों पे जो है उस फोकस नहीं कर पा सकते थे उन दिनों। तो ये चाहिए होता कि बाहर से कंपनीज आती, यहाँ पे एस्टैब्लिश होती और वो चीज़ें बनाती जो हम नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो फिर इट मेंट कि एक तो हम वो चीज़ें बनाते हैं जो हम खुद बना सकते हैं, वो भी बन रहे हैं इंडिया में, और अगर बाहर से कंपनीज आती और वो चीज़ें बनाती जो हम नहीं बना पाते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बन जाते और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो जाती, और डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए से जो फ़ायदे उसके होते हैं वो हम रीप करते। लेकिन चूँकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे वो पाबंदी थी ज़्यादा, तो उतना इसको अलाउ नहीं किया जा रहा था उतना फ्रीली जितना अब ये अलाउ किया जा रहा है। तो इसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री की नहीं हुई और ग्रोथ रेट भी उसकी वजह से कम रही। तीसरा जो यहाँ पे मसला हुआ वो है लैक ऑफ कंपटीशन। अभी फॉर एग्जांपल ये इंडियन फर्म्स हैं, ओके, और ये बाकी जो है ये फॉरेन फर्म्स हैं, दीज वंस, हाँ ये फॉरेन फर्म्स हैं। अभी अगर ये एक ही जगह ऑपरेट कर रही है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो हर कोई बंदा कोशिश करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की जो कोशिश है उसी की वजह से इंडस्ट्री आगे चली जाती है, उसी वजह से ग्रोथ रेट्स बढ़ जाती है, उसी वजह से इनोवेशन हो जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये तब पॉसिबल होता है जब आप बाहर की कंपनीज़ को अलो करेंगे अपनी इकॉनमी में ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ उन दिनों नहीं थी। तो इसलिए देयर वॉज लैक ऑफ कंपटीशन, और लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ की इंडस्ट्री उतनी अच्छी ग्रो नहीं हुई, उसकी एफिशिएंसी मुतासिर हुई और ग्रोथ रेट उसकी सही नहीं बनी। और फाइनल पॉइंट जो यहाँ पे हमने एम्फसाइज करना है वो है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। देखिए फॉर एग्जांपल आपकी इकॉनमी में फॉर एग्जांपल कोई जर्मन कंपनी आ जाती है और यहाँ पे इन्वेस्ट करती है।
अब ये सिंपली एक फर्म नहीं है, ये जर्मन फर्म है, वो जर्मन टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाएगी। इसी तरह कोई जापानीज़ फर्म है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। अब ये सिंपली एक फर्म नहीं है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमारी कंट्री में आ रही है। इसी तरह कोई कोरियन कोई फर्म यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगी अपनी फर्म, तो दैट मीन्स कि कोरियन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ जब यहाँ पे आती तो फिर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ यहाँ पे हो जाता। इसीलिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इनवाइट करते हैं बाकी कंट्रीज़ के जो फर्म्स हैं उनको कि आप हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेट करें, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, यहाँ पे आप फर्म्स को एस्टैब्लिश करें। लेकिन यहाँ पे उस किस्म का माहौल उन दिनों नहीं था, तो इसलिए इंडिया रिमेन ए टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कंट्री और इंडस्ट्री में उतनी एडवांसमेंट नहीं हुई, इनोवेशन नहीं हुई, डिफरेंट चीज़ें डेवलप नहीं हुई, तो ये टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड इंडस्ट्री रह गई। और जब आप टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ रेट ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही को ही रहेगी। और चाहे वो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हो या फिर ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ रेट हो। सो आई होप कि ये जो इशू है कि इंडियन इकॉनमी क्यों कम अच्छा परफॉर्म कर रही थी और इसके रीजंस क्या थे अंडर परफॉर्मेंस के, तो आज का पहला सेशन आपने अच्छे से समझा होगा कि जो पॉलिसी यहाँ पे बनी मुख्तलिफ चीज़ों के मुतल्लिक, उसने इंडियन इकॉनमी को बैकवर्ड क्यों रखा, ग्रोथ रेट्स इंडस्ट्री में क्यों कम थी और इकॉनमी में ग्रोथ रेट क्यों कम रही, तो उसमें पॉलिसी का अमलो दखल कितना था, इसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस चीज़ को आपने आज अच्छे से समझा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।